सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया था और उसके बाद जो मेरा एक्चुअल एरे है मैंने उससे डिस्प्ले करवा लिया था। फिर मैंने कैलकुल फंक्शन को कॉल किया, एक एक का इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद फिर से एक मैसेज है डेटा आफ्टर एडिशन, और उसके बाद मैंने एरे को फिर से प्रिंट करवाया है यूजिंग शो एरे फंक्शन। तो यहाँ पे जो मैंने एक्चुअल एरे पास किया था उसमें जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट हुए हैं वो हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर ये विजिबल है, यानी कि एरेज जो है हमारे दे आर पास बाय रेफरेंस। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट देन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट में एक नया कंसेप्ट है। अभी तक जितना भी पार्ट हमने कवर किया लगभग सारी लैंग्वेजेस में सेम होता है, अपने सब सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए हैं। नाउ द थिंग इज, सपोज एक सिचुएशन ये है कि हमें कुछ कैलकुलेशन इंप्लीमेंट करनी है। चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि यूजर हमसे सिर्फ प्लस ऑपरेशन यानी कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है। तो यूजर ने कहा कि 2 नंबर का इनपुट लो और उनका एडिशन करवा दो। तो मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर ए और बी वेरिएबल क्रिएट करे, दोनों को प्लस करवाया और आंसर रिटर्न करवा दिया। बहुत इजी सा प्रोग्राम है जैसे हमने अभी पहले इम्प्लीमेंट किया था। सिमिलरली फिर यूजर ने थोड़ा टाइम बाद कहा कि चलो वैल्यूज को थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब अब 2 नहीं 3 वैल्यूज का एडिशन करवाओ। तो कोई बात नहीं, फंक्शन के अंदर हमने ए बी सी 3 वेरिएबल्स काम में ले। अब सेम यूजर ने फिर से कहा 3 नहीं अब 5 वैल्यूज का इनपुट करवाओ। तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी ई 5 वेरिएबल्स क्रिएट कर ले। सेम दोबारा से रिक्वायरमेंट आ गई, नहीं अब तो 10 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़े। कोई बात, 10 वेरिएबल्स भी क्रिएट कर दी। तो ये चीजें तो ठीक है, जब हमें यूजर ने कह दिया कि हाँ मुझे इतना काम करना है, फिक्स कर दिया। लेकिन अगर यूजर ये कहे कि मैं आपको कुछ नंबर पास करूंगा और एडिशन करके आंसर जो है वो रिटर्न कर दे। अब कुछ नंबर मतलब कितने नंबर, 2 5 10 15 20 100 200, कितने नंबर्स वो पास करेगी हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जावा के अंदर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। जब यूजर हमें मतलब स्पेसिफिकली नहीं बताता है कि कितने वैल्यूज हमारे पास में आने वाली है, तो हम क्या करते हैं वहां पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नाम हमारा कुछ भी हो सकता है, लेट्स से ऐड। उसके बाद हम यहाँ पे 3 डॉट लिखते हैं, फिर हमारे वेरिएबल का नाम आता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स आई गेस आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में वेरिएबल लेंथ के अंदर इनपुट आ सकता है। वेरिएबल लेंथ का मतलब कभी 2 इनपुट, कभी 4 इनपुट, कभी 6, कितना भी डेटा आ सकता है। अब जितना भी डेटा आएगा वो आके स्टोर होगा इस ए नाम के एरे के अंदर। ये तो है जावा का कंसेप्ट जिसे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कहा जाता है। अब सिमिलर टाइप की वर्किंग हमें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करनी है। हमें नहीं पता यूजर कितना डेटा हमें सेंड करने वाला है, 5 वैल्यूज, 10 वैल्यूज, 15 वैल्यूज। तो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास में एक इनबिल्ट एरे अवेलेबल है जो कहलाता है आर्ग्यूमेंट्स एरे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेगा। जब भी हमारे पास में यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम चीजें चेंज हो सकती है, तो वहां पर हम आर्ग्यूमेंट्स एरे को काम में लेते हैं। ये एक प्री डिफाइंड हमारे पास में एरे क्रिएटेड है। अब जिस भी फंक्शन के साथ आपको इस एरे को काम में लेना है आप काम में ले सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शंस क्रिएट करे हैं तो उन 10 फंक्शंस का अपना एक अलग अलग आर्गुमेंट एरे क्रिएट होगा। मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए प्रोग्राम अगेन सिंपल सा है, जैसे कि मैंने कहा अज्यूम कर रहे हैं कि एडिशन करवाना है, तो यहाँ पे मैं वही वर्किंग इंप्लीमेंट करवा रही हूँ। अगर यूजर मुझे 4 वैल्यूज इनपुट करता है तो भी उनका सम होना चाहिए, अगर वो 10 वैल्यूज इनपुट करता है तो भी उनका सम होना चाहिए। अब वेरिएबल्स क्रिएट करना इज नॉट अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि कितना डेटा आ रहा है पता ही नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स एरे को काम में लेंगे। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए तो फंक्शन कीवर्ड ही है और हमारा फंक्शन का नाम दैट इज ऐड नंबर्स। अब जावा के अंदर हम इन पैरेंथेसिस के अंदर 3 डॉट और वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, पैरेंथेसिस कंप्लीटली ब्लैंक होंगे, क्योंकि जो ये आर्ग्यूमेंट्स एरे है ये इंटरनली क्रिएट हो रहा है, हमें इसे क्रिएट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स कोई भी वेरिएबल के नेम नहीं आएगा। अब मुझे अल्टीमेटली करना तो सम ही है जिसे मुझे रिटर्न भी करवाना है।
तो मैंने यहाँ पे var कीवर्ड की हेल्प से सम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर 0 एज अ वैल्यू मैंने असाइन करवा दी। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा एक एरे है, एरे के अगर हर एक एलिमेंट को एक्सेस करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो 0 से लेके लेंथ -1 तक का लूप चलाएंगे और प्लस प्लस करवाते रहेंगे। तो एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है for I is equals to 0 and I less than length and I plus plus। लेकिन लेंथ किसकी? आर्ग्यूमेंट्स एरे की, और ये तो इंटरनली क्रिएट होगा, तो हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अभी तो चलिए एक ही फंक्शन है, अगर 4 फंक्शंस होते ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई होता कि हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट्स एरे को आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा फंक्शन का नाम, जिस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो फंक्शन अलग अलग तरीके की मतलब इनपुट अलग अलग एक्सेप्ट कर सकता है, उस फंक्शन का नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम ऐड नंबर्स है, इसके अंदर 4 वैल्यूज भी आ सकती है और 10 वैल्यूज भी आ सकती है। तो सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन का नाम, फिर एक डॉट, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स प्री डिफाइंड है, लोअर केस में आपको लिखना है। तो इस ऐड नंबर्स फंक्शन के अंदर मैंने जितने भी वैल्यूज पास करी उन वैल्यूज को यूज करके जो इंटरनली आर्ग्यूमेंट्स एरे बना है मुझे उसकी लेंथ चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाते टाइम आपने जितना भी डेटा पास किया होगा वो सब आके इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे जिसकी लेंथ मैंने कैलकुलेट करी। तो यहाँ पे जो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उसका काउंट यहाँ पे आ जाएगा। अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज पास करी, सबसे पहली कॉलिंग 1 2 3 4, तो लेंथ 4 आ गई, यानी कि 0 से लेस देन 4, 0 से 3 तक का लूप चलेगा। अब ये तो था लेंथ को कैलकुलेट करने का फिनोमेनन। एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करना है और सम करवाना है। तो यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ऐड नंबर्स डॉट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आई। ऐड नंबर्स फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स नाम का जो एरे क्रिएट हुआ है उसके हर एक इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसे सम में ऐड करवा के वापस सम के अंदर ही स्टोर करवाना। तो मैंने जैसे कहा 1 2 3 4 हम अज्यूम कर रहे हैं ये हमारा एरे है। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स पे 1 एज अ वैल्यू आएगी, सम के अंदर 0 है तो 0 प्लस 1 1 हो गया सम के अंदर। फिर आई का इंक्रीमेंट हो, आई की वैल्यू बन गई 1, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 एज अ वैल्यू है तो 1 प्लस 2 बन गया 3, 3 सम के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। फिर आई का इंक्रीमेंट, वैल्यू बन गई 2, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स एरे का सेकंड इंडेक्स व्हिच इज 3, तो 3 प्लस 3 बन गया 6 जो सम के अंदर आके स्टोर हो गया। फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से लास्ट वैल्यू एक्सेस की जाएगी और फिर उसका सम किया जाएगा। अब जो भी एरे पास किया है उस मतलब जो भी एलिमेंट्स हमने पास किए हैं एरे को क्रिएट करके एक एक करके सारा डेटा स्टोर करवा लिया, ऐड भी करवा लिया, और यहाँ पे एंड में मैंने रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से सम की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। अब वैल्यू वहां रिटर्न होगी जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले var ans is equals to add numbers 1 2 3 4। फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करवाते टाइम हम कुछ वैल्यूज पास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे वैल्यू को रिसीव करने के लिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब सारा डेटा कहाँ जाएगा? आर्ग्यूमेंट्स एरे के अंदर, और फिर 0 से लेके लेंथ -1 तक का लूप चलेगा, तो एक एक करके सारा डेटा सम हो जाएगा और ans के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, जिसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से मैंने प्रिंट करवाया है। सम इज एंड ans, तो जो भी वैल्यू होगी वो इधर आके डिस्प्ले हो जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ans इज इक्वल्स टू ऐड नंबर्स। अब मैंने यहाँ पे 1 से लेके 7 तक की वैल्यूज पास करी। पहली कॉलिंग में 4 वैल्यूज थी, अभी की कॉलिंग में टोटल 7 वैल्यूज, सबका सम होगा ans के अंदर आके स्टोर होगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स एज वेल। ans is equals to add numbers 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज मैंने पास करी हैं, टोटल 10 एलिमेंट्स यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे यानी कि इसकी लेंथ 10 आएगी, तो 0 से 9 तक का लूप चलेगा, एक एक करके एलिमेंट्स सम के अंदर आके ऐड होते जाएंगे और उस वैल्यू को रिटर्न करवा के ans के अंदर स्टोर करवा लिया, और फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से उस सम की वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट जैसा कंसेप्ट अगर हमें फॉलो करना हो तो उसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट्स एरे को काम में लेना, इंटरनली क्रिएट होता है, इसके लिए कोई भी हमें वेरिएबल का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं।
तो देखिए 3 बार फंक्शन की कॉलिंग की थी, 3 बार यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आ गया। सम इज 10, सम इज 28 एंड सम इज 50। सो दैट्स हाउ आर्ग्यूमेंट्स एरे वर्क। अब इस पार्ट के अंदर, कंसेप्ट के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? All right then, मूविंग टू द लास्ट प्रोग्राम ऑफ फंक्शंस टॉपिक। इसके बाद हम लोग इवेंट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का। अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल से आप सब लोग फेमिलियर। ऐसा वेरिएबल जो हमने किसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया हो और वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता हो, वो कहलाता है हमारा लोकल वेरिएबल। और ऐसा वेरिएबल जिसे हम अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, काम भी हो गया। लेकिन गड़बड़ तब आती है जब हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों का नाम सेम रख, ठीक है। अब सेम रख दे तो फिर कैसे एक्सेस होगा? तो उसी का ही पार्ट मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले मैंने एक एक्स वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर 100 एज अ वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है दैट इज डिस्प्ले। इसके अंदर भी मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर 5 एज अ वैल्यू स्टोर। अब ऐसा वेरिएबल जो कहीं पे भी एक्सेस हो पूरे प्रोग्राम में, दैट इज ग्लोबल। और ऐसा वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया गया, वो लोकल वेरिएबल। तो ये वाला एक्स हमारा लोकल वेरिएबल। अब सिंपली मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड वैल्यू इज एक्स, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी तरीके का प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो कभी भी ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके सर्च इन नहीं करता है। सबसे नियरेस्ट जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, ये उसी स्टेटमेंट को यूज करके वर्किंग इंप्लीमेंट करता है। सबसे नियरेस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यही है। तो x की वैल्यू 5 है, 5 में 10 का इंक्रीमेंट करेंगे तो बन गया 15, जो x के अंदर मैंने असाइन करवा दिया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट टाइप की हेल्प से उस x की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ये तो है मेरा डिस्प्ले फंक्शन। फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है और उसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू इज एक्स। अब यहाँ पे सबसे नियरेस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कौन सा है? फंक्शन से पहले जो किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मेरे पास में वैल्यू 100 प्रिंट हुई। तो 5, 15 और 100 तीन स्टेटमेंट्स मेरे पास में आने वाले हैं। देखिए वैल्यू इज 5, वैल्यू इज 15 एंड वैल्यू इज 100 आया। अब यहाँ पर एक और चीज ये कि चलिए यहाँ तो ब्लॉक के बाहर ग्लोबल वेरिएबल था, ब्लॉक के अंदर लोकल वेरिएबल था। अगर इस ब्लॉक के अंदर ही, फंक्शन के अंदर ही मुझे लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल्स को अगर काम में लेना हो तो वो कैसे हो? तो उसके लिए हमें यहाँ पे काम में लेना पड़ता है विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने स्विच के प्रोग्राम के साथ में कवर किया था, जहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन एक प्रॉपर्टी हमने कवर करी थी। हमें एक नया यूआरएल, एक नया प्रोग्राम ओपन करना था, एक नई फाइल ओपन करनी थी। यहाँ पे विंडो जो है हमारे पास में वो एक तरीके का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी ग्लोबल स्पेस में किसी भी तरीके के वेरिएबल्स क्रिएटेड हैं और अगर हमें उन्हें एक्सेस करना है तो उसके लिए हम हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को ही काम में लेंगे। तो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी आउटर स्पेस में जो भी वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर वो एक्सेस करता है तो फिर वो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइप के अंदर मैंने लिखा है विंडो डॉट एक्स फॉलोड बाय br। तो अब आप आउटपुट को ध्यान से देखिएगा। पहला आउटपुट ये था हमारा, तीनों प्रिंट स्टेटमेंट। अब मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया है तो देखिए 5, 15 विंडो डॉट एक्स की हेल्प से ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, और फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट टाइप स्टेटमेंट हमारा बाहर था वो। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को अगर हमें क्रिएट करना हो, कुछ इस तरीके की वर्किंग परफॉर्म करनी हो, तो हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो विद दिस हमारा फंक्शन का जो बेसिक पार्ट है वो ओवर हो गया है। इवेंट्स के अंदर भी हम फंक्शंस को ही काम में लेंगे, बट वो आगे चल के नेक्स्ट क्लास से आने वाला है। अभी तक के जो भी प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं, किसी को किसी भी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम